टीम लीडर की मौत के बाद खाड़ी देशों में बढ़ता तनाव अब सीधे राजनयिक ठिकानों पर पहुंच चुका है और इसकी गूंज अबू धाबी से वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमलों के तेज होते सिलसिले के बीच अबू धाबी में स्थित दूतावासों वाले परिसर को भी नुकसान पहुंचाने की न्यूज सामने आती है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके की घेराबंदी करके हालात का जायजा कर रही हैं, जबकि राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच ईरान की सरकार ने यानी कि ईरान की जो सरकारी मीडिया है उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ने अमेरिका नौसेना के एक विमान वाहक पोत पर अटैक किया। हालांकि अमेरिकी नौसेना की तरफ से इस दावे की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य पूर्व में छिड़े हुए उस तनाव के बारे में जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका दिखाई पड़ती है। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व इस तरह से उभर रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। खाड़ी क्षेत्र में लगातार जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंच चुके। क्षेत्रीय संकट का जो विस्तार है यानी कि इसराइल से ईरान से शुरू होकर इसराइल इसके साथ जितनी भी खाड़ी कंट्रीज है उन सभी पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अबू धाबी में जो अटैक हुआ वो जो एम्बेसी परिसर है यानी कि दूतावास परिसर उस पर अटैक किया गया। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक करने के एक दावा किया जा रहा है ईरानी मीडिया के द्वारा। ईरान में अमेरिका जो है अमेरिकी हताहत हो चुके, यानी कि ईरान में जितने भी अमेरिका के लोग थे उन पर भी अटैक किए जा रहे हैं। इसराइल जो है वो बेत शमेश में 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी इसराइल और अमेरिका के द्वारा, अब ईरान के द्वारा उसको एक तरह से पूरी तरह से अराजकता में बढ़ते हुई यानी कि अराजकता फैलती नजर आ रही। अबू धाबी में राजनीतिक क्षेत्र पर प्रहार हुए, अटैक हुए। सुरक्षित क्षेत्र में विस्फोट जहां पर जो है दूतावास स्थित थे। इसके अलावा बुनियादी ढांचे इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ है। अबू धाबी में सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन और यूएई की सुरक्षा को चुनौती की जा रही है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि यूएई की जो सुरक्षा है उसको भी चुनौती दी जा रही है ईरान के द्वारा। और ईरान के द्वारा अटैक क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये सभी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं यूएसए की सपोर्टर्स है। इसके अलावा नौसेना का संघर्ष कहां पर है? जो यूएसएस का अब्राहम लिंकन है उस पर, यानी कि ईरान के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये वो विमान वाहक पोत है जो कि ईरान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा था समुद्री रास्ते के जरिए। क्योंकि अगर हम ईरान की जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो बाकी किसी भी तरफ से अटैक करना संभव नहीं है। सिर्फ एक रास्ता बचता है, समुद्र का रास्ता। और उसी रास्ते पर जो है यूएसएस ने अपना अब्राहम लिंकन एक विमान वाहक पोत था वो भेजा हुआ था ताकि ईरान पर अटैक किया जा सके। तो इसी तरह उसको भी निशाना बना लिया गया। इसके अलावा इसराइल में बेत शमेश मिसाइल हमला हुआ है। कम से कम वहां पर 9 लोगों के यानी कि 9 नागरिकों के मरने की खबर आई है। वहां पर अभी भी रेस्क्यू काम, अभी तक रेस्क्यू फोर्स जो है लगी हुई है। इसराइल के द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना नजर आती है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पूरे विश्व में जो है तेल आपूर्ति बाधित हो सकती, कीमतों पर लगातार प्रभाव देखा जाएगा, यानी कि कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर हम भारत की बात करें तो रुपए की कीमत बहुत कम हो सकती है या फिर रुपए की कीमत गिर सकती है। दूतावास पर हमले से कूटनीतिक संकट बढ़ेगा। इसके अलावा क्या ये पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? दोस्तों, अगर हम वहां की सिचुएशन देखें, मिडल ईस्ट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो तरह हो चुकी है। यानी कि लोग जो है वो अपने नेता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वहां की जो ईरानी सेना है उसके द्वारा भी लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं कि यूएसए पर अब वो इस तरह का अटैक करेंगे कि उन्होंने कभी इसको अज्यूम नहीं किया होगा, यानी कि जो कभी उन्होंने देखा नहीं। यहाँ तक कि ईरान के द्वारा ये कहा गया कि जो अभी तक जितनी भी मिसाइल्स जो है यूएसए इसराइल की तरफ दागी गई थी वो उनकी पुरानी मिसाइल थी। यानी कि अब वो अपनी नई मिसाइल दागने की तैयारी में, नई मिसाइलों से जितने भी यूएसए के ठिकाने हैं उन पर अटैक किया जाएगा। इसके साथ ही इसराइल को भी खतरा बना हुआ है। हालांकि इन दोनों देशों के द्वारा भी जवाबी कार्यवाही के बयान लगातार सामने आते हैं। अगर हम देखें इसमें एक तरह से ये जियो पॉलिटिकल किस तरह से ये पूरा काम करता है, आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हैं। ये है ईरान, ईरान इसके साथ यहाँ पर यूएई और ये है इसराइल। तो स्पेशली यूएई और इसराइल के
ठिकानों पर अटैक हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज जो है पूरी तरह से यूएसए की सपोर्टर्स है, और इसराइल जो है वो डायरेक्टली ही ये दिखाता है कि किस तरह से वो ईरान को खत्म करना चाहता है। तो इस चीज को लेकर ईरान की जो जनता है या फिर ईरान की जो सेना है वो पूरी तरह से एक तरह से अलर्ट हो चुकी है। अब वहां पर जो अली खामनेई है उनकी मौत के बाद वहां पर 40 दिन का जो है शोक मनाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस हर जगह में 7 दिन की छुट्टी कर दी गई है ईरान में। और इसके साथ ही बाकी कंट्रीज जो है सऊदी अरब, इराक, इसके साथ ही यमन, ओमान, लीबिया, सीरिया, इन सभी कंट्रीज पर जितने भी यूएसए के बेसिस बने हुए हैं उन पर भी धीरे धीरे करके ईरान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति वहां पर बहुत ही ज्यादा जटिल बनी हुई है, बहुत ही तनाव फैला हुआ है मिडिल ईस्ट में। ऑयल को लेकर क्राइसिस आ सकते हैं, डिप्लोमेसी चल रही है, वहां पर टेरर की भी आशंका जताई जा रही, यानी कि अब आतंकवाद जो है वो मौका देकर वो भी खुद को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा अब सीधा डायरेक्ट टकराव अगर हम देखें डायरेक्ट तो अमेरिका और ईरान का है। अब केवल जो है प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, बल्कि एक तरह से डायरेक्टली संघर्ष बन चुका है। एक ऐसी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, यानी कि मिडिल ईस्ट में ऐसे दंगे फसाद होना, ऐसे हिंसात्मक घटनाएं होना, आम जनता पर ऐसे अटैक कर देना, ये कोई मामूली सी बात नहीं होती। इसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक यूएन की तरफ से कोई भी प्रतिबंध किसी कंट्री पर नहीं लगाया गया। सिर्फ वो बयान देने में आगे है कि उन्होंने बयान दे दिया, ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया, लेकिन वो रियल अगर हम देखें तो कोई भी एक्टिविटी नहीं रहती उनकी ऐसे सिचुएशन में। इसके अलावा तनाव का सत्र किस कदर पहुंच चुका है, इसमें ईरान के दावे क्या है कि अमेरिका सैनिकों को उन्होंने एक तरह से घायल कर दिया है, खत्म करने की ऐसी न्यूज आ रही है। ईरान यही दावा करता है कि किस तरह से उसने यूएसए की जो सेना है उसको एक तरह से हताहत कर दिया है, उसको जैसे कि मारने की कोशिश कर दी या फिर उन पर अटैक किया कि उनको टारगेट किया गया, और इससे युद्ध की आशंका लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा इसराइल का मोर्चा क्या है, इसमें इसराइल में नागरिक क्षेत्रों पर भी अटैक हुए। हालांकि जो ईरान में हमले हुए उसमें सबसे पहले जो इसराइल के द्वारा अटैक किया गया था वो एक था गवर्नमेंट स्कूल, और वहां पर भी 150 से ज्यादा लड़कियों के मारे जाने की खबर आ रही है कि वहां पर, यानी कि अगर आपको अटैक करना ही है तो आप स्कूल जैसे प्लेसेस को कैसे अटैक कर सकते हैं। जब एक कंट्री ऐसा करेगी तो दूसरी ऑब्वियसली उसका जवाब जरूर देगी। इसी वजह से ईरान ने कभी भी पहले अटैक नहीं शुरू किया था। अभी भी अटैक जो है पहले इसराइल के द्वारा ही हुआ था। उधर यूएसए और ईरान की बातचीत चल रही थी, यानी कि वो आपस में एक तरह से डील करना चाहते थे जो एक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। लेकिन इसी बीच इसराइल के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। इसके अलावा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि जितना वहां पर संघर्ष है ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इसके अलावा इसराइल की प्रतिक्रिया क्या है, इसराइल ने क्या कहा कि सुरक्षा सबसे ऊपर है, किसी भी हमले का बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि वो ऐसा कहते हैं कि हमने खुद को डिफेंड करने के लिए, यानी कि इसराइल खुद को बचाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल पर, यानी कि लड़कियों के स्कूल पर, जो प्राइमरी स्कूल है उस पर अटैक करता है खुद को बचाने के लिए। यानी कि इसराइल के ऐसे बेतुके से बयान आते रहते हैं। अगर उनको इतनी ही मानव अधिकारों की चिंता थी, एक तरफ वो कहते हैं कि हम ईरान के लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं, उनके जो वहां पर तानाशाह चल रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं, वहां की सत्ता पलटने की कोशिश की उन्होंने, हालांकि ऐसा हो भी चुका, पूरी तरह से तो नहीं पलटा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनको उन्होंने मार गिराया। यानी कि इसराइल और यूएसए का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाजा में ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना रखी है कि वहां पर लोगों का जीना मरना हराम हो चुका है। यानी कि एक तरह से बहुत ही खराब सिचुएशन है गाजा में, वहीं पर इसराइल जो है मानव अधिकारों की बात करता रहता है। इसके अलावा अब वहां पर सबसे बड़ा संकट ईरान में क्या बना हुआ है, नेतृत्व। यानी कि अब लीडरशिप किसके हाथ में आएगी। अगर कोई फिर से आयतुल्ला आता है तो फिर तो ईरान कभी भी झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन अगर यूएसए और इसराइल के द्वारा अपना कोई पपेट बिठा दिया जाता है वहां पर, तो फिर हो सकता है कि ईरान जो है वो भी अमेरिका के सपोर्ट में या फिर इसराइल के समर्थन में आ जाए। इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व जो थे खामेनेई थे, उनको मार गिराया है, और बहुत ही ज्यादा
एक तरह से अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि ईरान मतलब ईरान में जितनी भी अराजकता अभी बनी हुई है उसमें जो यूएसए और इजराइल का क्या बयान आता है कि वो मध्य पूर्व में शांति लाना चाहते, उसको स्टेबल करना चाहते, लेकिन जब भी रिजाइम चेंज हुआ है, यानी कि रिजीम चेंज की बात हो रही है, रिजीम चेंज यानी कि पूरी तरह से सत्ता से जो जिसके हाथ में पूरी पावर है उसको हटा देना, उसकी जगह पर किसी और को लाकर रख देना, यानी लाकर बिठा देना। ऐसे में अगर रिजाइम चेंज होता है तो इसके बाद और ज्यादा जो है इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, पूरी तरह से वहां पर जो है अनिश्चितता अराजकता फैलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि पहले जो अभी वेनेजुएला में हुआ, इसके साथ ही सीरिया, लीबिया, इराक में जो पहले किया गया था यूएसए के द्वारा, बिल्कुल सेम पैटर्न पर जो है अब ईरान में भी वही कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे इनकी सवाल उठते हैं कि अब ईरान का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में होगा। अगर जो कोई वैसा ही व्यक्ति यानी कि आयतुल्ला ही कोई आता है तो फिर हो सकता है ईरान उसका डटकर मुकाबला कर पाए। इसके अलावा सप्लाई चेन कैसे टूट सकती है, लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, ये भी इसको भी बंद किया जा सकता है। अगर इसको बंद कर दिया गया तो भारत की जो ऑयल की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। अगर ऑयल इंपोर्ट बंद होगा तो भारत में भी महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो पूरे विश्व में जो व्यापार बाधित हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अब आगे क्या हो सकता है, इसे क्या कूटनीति आग को ठंडा कर सकती है या फिर संघर्ष एक भीषण रूप लेगा। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरे फारस की खाड़ी में अस्थिरता और ज्यादा गहरी हो जाएगी। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या आगे चलकर वहां पर मध्य पूर्व में या फिर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगी या फिर वहां पर और ज्यादा गंभीर सिचुएशन बनने के चांसेस ज्यादा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए करंट की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।